हेलो दोस्तों। नारुतो में एक कैरेक्टर है रॉक ली, जिसको मुझे लगता है अगर आप नारुतो देखते हैं तो आपके फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक होगा ही होगा। रॉक ली के बारे में स्पेशल ये है कि वो एक इंसान है जो अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहाँ सबके पास कोई ना कोई जादुई शक्ति है। एक प्रकार से अगर कहने जाए, मैं जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ हिंदी में। टेक्निकली निंजुत्सु या गेंजुत्सु कहा जाता है नारुतो की दुनिया में। पर रॉक ली के पास निंजुत्सु और गेंजुत्सु पावर्स नहीं हैं। उसके पास सिर्फ ताइजुत्सु है। ताइजुत्सु यानी फिजिकल स्किल्स, यानी फाइटिंग की एबिलिटी, यानी लिटरली लड़ना सीखना और हाथ पांव का इस्तेमाल करके लड़ना। रॉकली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास उस शक्ति के अलावा, उस एबिलिटी के अलावा और कुछ नहीं है। और इसीलिए वो अपने आप को ट्रेन करता है एक ऐसी हद तक कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादू इस्तेमाल करने वाले कैरेक्टर्स के साथ भी लड़ सकता है और कुछ केसेस में जीत भी सकता है। वो अक्सर जीतता नहीं है, पर वो लोगों की रिस्पेक्ट ज़रूर हासिल करता है, क्योंकि उसने अपनी वीकनेस को वीकनेस नहीं रहने दिया, उसने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। रॉकली के बारे में एक चीज़ और यह है कि वो इतनी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करता है कि उसकी फाइटिंग उसकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन गई है। यानी कि जब वो नींद में होता है वो तब भी लड़ सकता है। इनफैक्ट ऐसे सीन्स हैं नारुतो में जहाँ पे रॉकली लिटरली दारू पी के पड़ा है या नींद में है और उस पर कोई हमला करने आता है और वो नींद में उसको हरा देता है, और जब जागता है तो उसको पता भी नहीं होता कि उसने कुछ किया है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये, इवन दो ये फैंटेसी है, इसके पीछे एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जो कि हम सब पर अप्लाई करता है, और वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ बार बार लगातार करेंगे तो इवेंचुअली उस चीज़ को करने के लिए आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ेगा। रॉकली के केस में ये थोड़ा एग्जैजरेटेड है, कहानी है वगैरह। पर अगर आप कोई एक चीज़ करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो चीज़ आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बना लेती है, तो उस चीज़ को करने के लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। साइकिल चलाते समय आपको बैलेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब साइकिल सीख जाते हैं चलाना तो वो आपके दिमाग का नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। आपको चलते समय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते कि मेरा पाँव यहाँ पे पड़ेगा, मुझे इतना वेट कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इस तरफ से, क्योंकि उसकी आदत आपको पड़ चुकी होती है। जब आप बच्चे होते हैं, पहली बार चल रहे होते हैं, तो आपको करना पड़ता है इस प्रकार की कैलकुलेशन, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और चूंकि आप मैथमेटिशियन नहीं होते उस उम्र पे, आप बार बार गिरते हैं मुंह के बल। पर जब एक बार आदत पड़ जाती है चलने की, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप बगैर सोचे कोई चीज़ कर डालते हैं। इनफैक्ट लोग नींद में चलते हैं, राइट? सो पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज़ आप बार बार करेंगे तो वो आपके दिमाग का एक ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएगी। टेक्निकली ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप बार बार लगातार करते हैं वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली करने वाली अवस्था में आ जाएगा। और अगर ऑटोमेटिकली नहीं तो बहुत ज़्यादा आसानी से करने की अवस्था में आ जाएगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं जहाँ पे आप एक सिमिलर काम हर रोज़ करते हैं, तो आप पाएंगे कि उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या किसी भी प्रकार की फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज हैं जो आपको हर रोज़ सुबह से रात तक करनी पड़ती है, तो आप पाएंगे कि वो काम आपके लिए उतना ज़्यादा थॉट नहीं लेता, उतना ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेता। राइटर्स इसीलिए रेगुलरली राइटिंग की बात करते हैं। अगर आप हर रोज़ एक समय से एक समय तक लिखेंगे तो आपके दिमाग को उस मोड में आने के लिए आदत, मतलब उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, वो आपकी आदत बन जाएगी। और ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है। और ये इंसानी एग्जिस्टेंस का एक बहुत बेसिक रूल है। जो चीज़ हम लगातार करते हैं वो चीज़ करने के लायक हम ज़्यादा बन जाते हैं। इस चीज़ का मिसयूज़ किया सोशल मीडिया कंपनीज़ ने, और अब हम सब अनपेड लेबरर्स हैं उन लोगों के लिए जो इन कंपनीज़ को ओन करते हैं। हम लोग सुबह से शाम तक शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस के ज़रिए एड्स देखते हैं, और उन एड्स के ज़रिए ये कंपनीज़ पैसे बनाती है। मैंने रिसेंटली किसी को मजाक में कहा था कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो और मार्क जकरबर्ग को 2 दर्जन गालियाँ देते हो तो उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, जो तुम्हें देखता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, मार्क जकरबर्ग ज़्यादा पैसे ज़रूर बनाता है। मैं खुद सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों से पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता रहा हूँ। मैं गैंडाल्फ की तरह हूँ, जो कि दुनिया बनते समय वहाँ पे खड़ा था और देख रहा था जब ये सब हो रहा था। साल 2005 या 2006 था। मैं मुंबई में एक न्यूज़ पोर्टल में न्यूज़ डेस्क पर कार्यरत था, और वहाँ पर हमारी जो कंपनी थी वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बना रही थी, क्योंकि न्यूज़ के एरिया में एक बड़ा चेंज आ रहा था। न्यूज़ बड़ी पब्लिकेशंस पर छपकर हम तक आता था और हम उस पर कमेंट नहीं करते थे। पर उस समय ब्लॉगिंग रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था या चल रहा था, और हमारी कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू करने की कोशिश की जो कि एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म होगा।
और उस ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर हम चाहते थे कि लोग फ़ोन से पोस्ट कर पाएँ। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय स्मार्टफोन्स नहीं थे। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर फ़ोन्स थे जिन पर एमएमएस फंक्शनैलिटी थी। सो हमारी कंपनी ने जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाया उसका एक फ़ीचर था कि आप फ़ोन से एक फ़ोटो लेकर उस फ़ोटो को एमएमएस के माध्यम से एक ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, और फिर वो ईमेल एड्रेस पर जब वो जाएगा तो उसको प्रोसेस करके फ़ोटो और टेक्स्ट के साथ एक ब्लॉग पोस्ट बनाकर आपके ब्लॉग पर पोस्ट कर देगा। और उस समय के लिए काफ़ी रेवोल्यूशनरी था। पर हम लोग एसएमएस के माध्यम से ज़्यादा डिटेल्ड पोस्ट्स डालने की कोशिश कर रहे थे। एसएमएस में लिमिटेशन थी कि कैरेक्टर्स सिर्फ 160 कैरेक्टर हो सकते थे। तो आप किस तरह एक पूरा ब्लॉग पोस्ट सिर्फ एसएमएस के माध्यम से लिखकर भेज सकते थे। मल्टीपल पार्ट्स में ये हो सकता था। आप एक पोस्ट लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे और उसको सीक्वेंशली 1 2 3 करके भेजेंगे तो वो टुगेदर जोड़कर एक ब्लॉग पोस्ट बन जाएगा। ऐसी फीचर्स हम लोग लाने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय मैंने सुना कि अमेरिका में कोई नया प्लेटफॉर्म आया है जो कि एसएमएस के माध्यम से पोस्टिंग इनेबल कर रहा है। इसके इस नए टूल का नाम था ट्विटर, और ये साल 2006 की बात है। ट्विटर का स्पेलिंग तब TWTTR था, बाद में TWITTER हुआ और अब तो खैर एक्स बन गया है। पर ट्विटर उस समय नया था, इतना नया था कि जब मैंने ट्विटर ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि भारत से वहाँ पे कोई नहीं है। और जब धीरे धीरे लोग आने लगे तो साल 2007 या 8 की शुरुआत तक ट्विटर एक बहुत ही कंफर्टेबल चैट रूम बन गया था, जहाँ पूरे भारत से शायद 100-200 लोग थे। बड़े बड़े शहरों में थे और प्रोफेशनल्स थे, और हर रोज़ ट्विटर पे जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही सुखद होता था, जो कि आजकल सुनने में विश्वास भी नहीं होता ये सुनने पर। ट्विटर पे लोग जाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट में ये खाया, आज ये करने का प्लान है, आज काम ये है, कुछ दिनों बाद यहाँ जाने का प्लान है। हम सब एक छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा थे। फिर आया साल 2008, जब ट्विटर पर और ज़्यादा लोग आने लगे, और उससे साल 2 साल बाद सेलिब्रिटीज़ आने लगे, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया प्रोपेगेंडा के लिए। और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपको पता है ट्विटर आजकल क्या है। मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि ट्विटर हमेशा से ऐसा नहीं था। अब ट्विटर वो चीज़ है जिसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सबको आउटरीच की आदत पड़ गई है। ट्विटर क्या, इंस्टाग्राम क्या, फेसबुक क्या, यह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डिफ़ॉल्ट वर्किंग स्टाइल बन गया है, जहाँ पे हर रोज़ हम सुबह से रात तक इन प्लेटफॉर्म्स पर गुस्से में घूमते हैं। और जैसे रॉकली ने 24 घंटे फाइटिंग करके अपने शरीर को इस लायक बनाया कि वो नींद में फाइटिंग कर सकता है, अब 24 घंटा गुस्सा करके हम सब वो बन गए हैं जो नींद में भी गुस्सा कर सकता है। ये थोड़ा बनावटी तरीका है इस चीज़ को कहने का कि आप सोशल मीडिया पर जो समय बिताते हैं, आप सोशल मीडिया पर जो करते हुए बिताते हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता जब आप सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं। क्योंकि हर चीज़ की तरह आपके दिमाग को भी प्रोग्राम किया जा रहा है एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न के लिए। आपको चस्का लग जाता है एक प्रकार की इमोशनल रिएक्शन का, जो कि आपको वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देता है। और चूंकि उस बिहेवियर में आप पूरा दिन एंगेज करते हैं, जब आप उस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते हैं तब भी आपका दिमाग उसी मोड में होता है। हैबिट फॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को एक्सपर्टीज़ देते हैं। पर अगर हैबिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल इमोशनल मैनिपुलेशन और आउटरेज फॉइस्टिंग के लिए किया जाए तो आप एक प्रकार के डार्क रॉक ली बन सकते हैं, जो दुनिया का बेस्ट फाइटर होने की जगह दुनिया का बेस्ट आउटरेजर है। अब हम सब रॉक ली हैं और हमारी प्राइमरी स्किल फाइटिंग नहीं है, कुछ अपलिफ्टिंग नहीं है। हमारा प्राइमरी स्किल है हर रोज़ दुनिया में बुराई ढूंढना और उस बुराई के प्रति आउटरीच करना। माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में कुछ बुरा नहीं हो रहा है। दुनिया में काफ़ी कुछ बुरा हो रहा है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। पर जिस आउटरीच मशीन का हम सब हिस्सा बन चुके हैं वो कुछ और ही सिचुएशन है। आप सब ने कहानियों में पढ़ा होगा या इतिहास में पढ़ा होगा कि वेपन्स मैन्युफैक्चरर होते हैं जो दो देशों के बीच में युद्ध लगाकर उन दोनों देशों को वेपन सप्लाई करके अपनी पेट पूजा करते हैं। हम ऐसे ही एक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे दुनिया में बहुत कुछ बुरा है, पर उस बुरे को लेके हम लोग जो सुबह से रात तक आउटरीच करते हैं, इसने हमें अनपेड एम्प्लॉय बना दिया है एक सोशल मीडिया कंपनी का, जो कि हमारे आउटरीच से पैसे बनाती है। और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एक दूसरे की तरफ गुस्सा किए बिना देख भी नहीं सकते, उस दुनिया में सुबह से शाम
गुस्सा और आउटरेज करना समस्या का समाधान तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, पर समाधान हो क्या सकता है? ऑनेस्टली बड़े लेवल पर समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इसके लिए काफ़ी सोशल एफर्ट लगेगा, काफ़ी अवेयरनेस लगेगी। पर मैं एक चीज़ को लेके क्लियर तो हो ही चुका हूँ कि सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर आउटरीच करना इस समस्या का समाधान नहीं है। इंस्टेड ये समस्या है, और इस समस्या को सॉल्व करने का पहला स्टेप ज़रूरी है ये हो कि हम रियलाइज़ करें कि हम जिस चीज़ को करके ये समझ रहे हैं कि हम समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली समस्या में और गहरे जा रहे हैं। अगर एक सोशल मीडिया कंपनी है जो एक हाथ पर समाज में डिफरेंसेस बढ़ा रही है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम कर रही है या उनको सपोर्ट कर रही है जो कि सोसाइटी में डिवीज़न बढ़ा के अपनी पावर को मेंटेन करते हैं, तो उस सोशल मीडिया कंपनी को ज़्यादा पैसे देना, उस सोशल मीडिया कंपनी को और ज़्यादा अमीर बनाना इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता है। बाय द वे, इससे पहले कि कोई सवाल उठाए कि ये चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर क्यों बोल रहा हूँ, अगर मेरा मैसेज है कि दारू मत पियो, तो मैं जाके वहाँ पे दूंगा ये मैसेज जहाँ पे लोग दारू पी रहे हैं, या एक खुले मैदान में जहाँ पे कोई भी नहीं है? द रीज़न आई पोस्ट दिस ऑन सोशल मीडिया इज़ बिकॉज दिस इज़ वेयर इट इज़ नीडेड। अगर तुम्हारा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन और आइडिया इनटेक सोशल मीडिया पर हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ना हो, तो मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर आकर ही बताऊंगा ना, क्योंकि तुम मुझे और कहाँ मिलोगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।